हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का ये वीडियो है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो बच्चे ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं और आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय इकाई 1। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है एवं इसके अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को क्या है, जीविका प्रदान करती है, मतलब जीवन जीने के लिए है ना, जो भी जीविका होती है वो प्रदान करती है और सभी आर्थिक क्रियाएं इसमें संपन्न होती हैं। तो ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वैयक्तिक इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक, कर्म इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि दो प्रकार की अर्थशास्त्र होता है, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यष्टि। तो व्यष्टि का मतलब होता है छोटा और समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण, है ना। उसमें संपूर्णता का अध्ययन किया जाता है और व्यष्टि में क्या है, एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक परिवार, एक व्यक्ति, एक उत्पादक, एक फर्म, है ना। तो ये व्यष्टि मतलब छोटा और समष्टि मतलब बड़ा। तो ये व्यष्टि की परिभाषा है कि व्यष्टि आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वैयक्तिक इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक, फर्म इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण लिखिए। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं? तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण निम्न है: मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं, संसाधनों की असीमितता का या दुर्लभता और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। आर्थिक समस्या इसी से उत्पन्न होती है कि जब मनुष्य की असीमित इच्छाएं बढ़ जाती हैं, आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, है ना, तो वो क्या करता है, संसाधनों का दोहन करने लगता है। तो इससे क्या है कि आर्थिक समस्या तो बढ़नी ही है। फिर संसाधनों की सीमितता, संसाधन जो होते हैं हमारे सभी सीमित होते हैं, लेकिन जब हम इनका असीमित उपयोग करेंगे तो इसके हमें दुर्लभ परिणाम देखने को भी मिलेंगे। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, ये सभी समस्याएं आर्थिक समस्या में के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र उन दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों और तकनीकी ज्ञान द्वारा एक समय विशेष पर उत्पादित किया जाता है। ये क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना। विशेषताएं हैं इसकी कि उत्पादन संभावना वक्र जो है पीपीसी का सुझाव बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवसर लागत से क्या आशय है। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा होती है। सीमांत अवसर लागत से क्या आशय है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु के त्याग की मात्रा सीमांत अवसर लागत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना है या जो मुद्रा रूपी मापदंड से मापी जा सकती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं मतलब जिन्हें हम मुद्रा के मापदंड से माप सकते हैं, वो आर्थिक क्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक श्रमिक का मजदूरी पर खेत में कार्य करना, है ना, मतलब किसी श्रमिक ने मजदूरी की तो उसको हम क्या करेंगे, मूल मुद्रा रूपी मापदंड में माप देंगे, है ना, उसको पैसे देंगे। तो
ये उसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है आपका अनार्थिक क्रियाएं। तो अनार्थिक क्रियाएं वे मनुष्य की वे सब क्रियाएं जिनका संबंध धन से नहीं है या जिन्हें मुद्रा रूपी मापदंड से नहीं मापा जा सकता, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना, है ना। तो जब जैसे माता पिता हैं बच्चों की देखभाल करते हैं, तो ये जो है ये अनार्थिक क्रियाएं हैं, इसको हम पैसों से तौल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकारी या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। इसमें अध्यापन समाज कल्याण के उद्देश्य से निर्णय किया जाता है। बाजार व्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। उत्तर है सकारात्मक अर्थशास्त्र किसी आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति अर्थात क्रियाविधि किस प्रकार काम करती है को व्यक्त करता है। इसका संबंध केवल क्या है से है, अर्थात यह केवल यह बताता है कि वस्तु स्थिति क्या है। आदर्शक अर्थशास्त्र इस बात का विश्लेषण करता है कि क्रियाविधि क्या होनी चाहिए। इस प्रकार आदर्शक अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं की अच्छाई बुराई या अनुकूलता प्रतिकूलता का विश्लेषण करता है। ओके, समझ में आया कि सकारात्मक क्या है, कि सकारात्मक में क्या है ना, के बारे की स्थिति बताता है, और आदर्शक मतलब आदर्शक अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए की स्थिति बताता है। ओके, इसके क्या प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं, ये सभी आदर्श अर्थव्यवस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, है ना। मतलब कौन कौन सी वस्तुओं का हमें उत्पादन करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। दूसरा है वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, मतलब वस्तुओं का उत्पादन कैसे करना है। तृतीय है वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। चौथा है आर्थिक विकास, और पांचवा है पूर्ण रोजगार की स्थापना। तो ये समस्याएं जो हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग इत्यादि। समष्टि में क्या होता है, समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक बृहद इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये आपका अंतर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, डेफिनेशन लिखने भी आ सकता है, या फिर एक लॉन्ग टाइप में 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के और याद करके जाइएगा, जिससे आप उसमें पेपर में अच्छे से लिख सकें। तो व्यष्टि मैंने बताया कि व्यष्टि क्या एक छोटी व्यक्तिगत इकाई मतलब व्यक्तिगत इकाई होती है का अध्ययन किया जाता है, और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसका सेकंड पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है, और समष्टि में समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय या रोजगार का विश्लेषण है। तीसरा पॉइंट है इसका उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन है, और इसका उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार एवं विकास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ओके, सीमांत विश्लेषण किस अर्थशास्त्र का यंत्र है। ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, यह किसने कहा है। तो यह कहा है प्रो-सुल्ज ने। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्र का संबंध क्या है से होता है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है से होता है। क्रियाविधि की अनुकूलता या प्रतिकूलता को कौन सा अर्थशास्त्र बताता है।
तो क्रियाविधि की अनुकूलता प्रतिकूलता के बारे में बताता है आदर्शात्मक या आदर्श अर्थशास्त्र। पूर्ण रोजगार की मान्यता के आधार पर किस अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है? तो पूर्ण रोजगार की मान्यता के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? तो नतोदर होता है। कैसा होता है उत्पादन संभावना में मूल वक्र जो होता है वो नतोदर बिंदु की ओर होता है। किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है? तो समाजवाद में अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो कीमत यंत्र द्वारा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय संसाधनों समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है आर्थिक नियोजन प्रणाली द्वारा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर है पूरक। समष्टि अर्थशास्त्र में खाली स्थान अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। उत्तर है संपूर्ण। समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। किसी देश में जीवन यापन की व्यवस्था देने वाले जटिल तंत्र को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थशास्त्र खालिस्तान का अध्ययन करता है। उत्तर है व्यक्तिगत इकाइयों का। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है खालिस्तान कीमत सिद्धांत। मिश्रित अर्थव्यवस्था खालिस्तान और खालिस्तान को मिलाकर बनती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद को मिलाकर बनती है। रॉबिन्स मिश्र अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद को मिलाकर बनती है। इसको सरकारी और निजी भी बोल सकते हैं, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो समाजवाद और पूंजीवाद या सरकारी और निजी अर्थव्यवस्था को भी मिलाकर बनती है। रॉबिन्स खालिस्तान अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। रॉबिन्स किसके समर्थक थे? सकारात्मक अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था खालिस्तान इकाइयों का समूह होती है। उत्पादन अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन इकाइयों का क्या होती है? समूह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इकाई जो आती है वो समष्टि अर्थशास्त्र की आती है, जिसका परिचय है फर्स्ट इकाई यूनिट। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? तो समष्टि अर्थशास्त्र वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है, जैसे समग्र आय, है ना, समग्र पूर्ति, कुल विनियोग, कुल उपभोग, कुल रोजगार आदि, है ना। तो इसमें संपूर्णता का योग होता है। समष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह का ध्यान रखा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय संबंधी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यद्यपि उत्तर है यद्यपि व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की 2 भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, उनका क्षेत्र भी अलग अलग है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जहां कीमतें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में आय की धारणा महत्वपूर्ण समझी जाती है। फिर भी ये दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर परस्पर पूरक एवं सहयोगी हैं। दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दोनों का एक दूसरे की सीमाओं व विश्लेषण संबंधी कठिनाइयों का समाधान करती है और दोनों का ही विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला है निजी संपत्ति का अधिकार। निजी संपत्ति व अधिकार। पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। इस अधिकार के कारण व्यक्ति को परिश्रम तथा उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है और बचत करने का प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ उद्देश्य। तो लाभ पूंजीवादी की सभी संस्थाओं का
हृदय कहा जाता है। पूंजीवादी समाज में सभी उत्पादन इकाइयां लाभ के उद्देश्य से ही संचालित की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कीमत यंत्र। पूंजीवादी अर्थ प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं के संचालन का कार्य कीमत यंत्र के द्वारा संपादित होता है। किन वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाएगा, यह कीमत यंत्र द्वारा ही निर्धारित होता है। चौथा पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवाद में व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठेका करने की स्वतंत्रता, चुनाव की स्वतंत्रता सम्मिलित होती है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं, निजी संपत्ति का अधिकार होता है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इनमें उनकी खुद की संपत्ति होती है, खुद के अधिकार होते हैं, इस पर किसी का और अधिकार नहीं होता है। ये सारे जितने भी ये उद्योग धंधे या फिर जो भी पूंजी जहाँ पे लगाते हैं, ये सिर्फ उद्देश्य उनका होता है कि लाभ अर्जन करना। ये लाभ उद्देश्य के लिए ही अपना पूंजीवादी इकाइयाँ स्थापित करते हैं और इनका कीमत यंत्र होता है और इनकी आर्थिक स्वतंत्रता, ये स्वतंत्र होते हैं मतलब अपने आर्थिक क्रियाकलापों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1929 की महामंदी का वर्णन करो। तो 1929 की जो महामंदी है उसका वर्णन आपको करना है। तो आंसर है इसका सन 1929 में विश्वव्यापी मंदी ने संपूर्ण विश्व के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को चूर चूर कर दिया। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रों में उत्पादन और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई, जिसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ा। यूएसए में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़ाकर 25% तक पहुंच गई, जहां तथा समस्त उत्पादन में लगभग 23% की गिरावट आई। यही स्थिति इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य पूंजीवादी राष्ट्रों में भी उत्पन्न हुई, जो इन राष्ट्रों की स्थिरता के लिए खतरा बन गई। इसी दौरान सन 1936 में अर्थशास्त्री प्रो जॉन गेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरैक्ट एंड मनी में महामंदी की व्यवस्था प्रस्तुत की एवं उसे दूर करने और भविष्य में उससे बचने की प्रभावशाली नीति को भी सुझाया। तो ये है आपका विश्वव्यापी मंदी। इसमें क्या है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सभी जगह पे हर चीज़ में गिरावट आ गई थी, उत्पादन में भी। तो हर जगह पूरे विश्व में स्टार्ट हुई थी। इंग्लैंड, यूरोप, सभी देशों में महामंदी का दौर देखने को मिला था और इसके प्रभाव भी बहुत पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रक निम्न है। फर्म। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाई को फर्म कहा जाता है। किसी फर्म के कारोबार के संचालन का दायित्व उद्यमियों पर होता है। इसका उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर उन्हें बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है सरकार। विकसित एवं विकासशील देशों दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य में उसके अनुरूप एक संस्था होती है। सरकार कर लगाती है तथा कई प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराती है। पारिश्रमिक क्षेत्रक। परिवार से तात्पर्य एक व्यक्तिगत उपभोक्ता को अपने उपयोग से संबंधित निर्णय अथवा कई व्यक्तियों के समूह जिसके उपयोग से संबंधित निर्णय आगंतुक रूप से लिए जाते हैं से है। वाह क्षेत्र क्या है? वर्तमान में चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्रक वाह क्षेत्रक है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के लगभग सारे देश वाह व्यापार करते हैं, उन्हें ही वाह क्षेत्रक कहा जाता है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण 4 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र को और किन नामों से जाना जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक या बृहत या सामूहिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं। फर्म, पारिवारिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और वाह क्षेत्र।
राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त है? तो उत्तर है समष्टि अर्थशास्त्र। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का आधार कौन सी क्रिया है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का आधार कौन सी क्रिया है? तो योग करने की क्रिया है। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई थी? तो विश्वव्यापी महामंदी 1929 में आई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोकिन्स की पुस्तक का नाम क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेक्ट एंड मनी। ओके। सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है? सामूहिक हितों पर समष्टि अर्थशास्त्र बल देता है। श्रम व क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्रमिक की मजदूरी दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब हम अपने घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं तो उसे कहा जाता है निर्यात। हमारे यहाँ जो बनी और हम अपने देश से निर्मित वस्तुओं को किसी अन्य जगह पर भेजते हैं या अन्य देशों में भेजते हैं तो वो कहलाता है निर्यात। ओके, तो इसका राइट आंसर है निर्यात। जब कोई देश विश्व के अन्य राष्ट्रों से खरीदता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आयात। जैसे हम किसी दूसरे देशों में से तैयार माल अपने देश में मंगवाते हैं तो वो कहलाता है आयात। आयात मतलब आया हुआ, निर्यात मतलब यहाँ से गया हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आ गया बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार का अध्ययन खाली स्थान अर्थशास्त्र में किया जाता है तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आर्थिक इकाई से आशय उन संख्याओं से है जो खाली स्थान लेते हैं तो करेक्ट आंसर है आर्थिक निर्णय। आर्थिक निर्णय जो है आर्थिक इकाइयों से आशय उन संख्याओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए जो व्यय किया जाता है उसे कहते हैं निवेश, है ना। निवेश का क्वेश्चन आता है कि निवेश किसे कहते हैं? तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए जो व्यय किया जाता है वो निवेश कहलाता है। जैसे आपने मशीन पे निवेश किया, भूमि खरीदी, है ना, मजदूर लगाए, है ना, तो आपने जो भी उत्पादन कोई भी आपने वस्तु का निर्माण किया, उत्पादन किया, उसमें जो भी आपका धन संपदा या जो भी आपने लगाया है वो क्या कहलाता है? व्यय किया है आपने, तो वो कहलाता है निवेश करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को खाली स्थान क्षेत्रकों के संयोग के रूप में देखा जाता है तो किसके कितने रूप में देखा जाता है? 4 क्षेत्रक हमने आपको बताए थे, वो 4 क्षेत्रकों में देखा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र खाली स्थान विश्लेषण है राष्ट्रीय आय। समष्टि अर्थव्यवस्था खाली स्थान अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। प्रोकिन्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ओके, ये 2 पुस्तकें हैं। खाली स्थान को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो हैं इनको आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। और एडम स्मिथ की बहुत फेमस पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी, या फिर एडम स्मिथ की कोई एक पुस्तक लिखना है तो एडम द वेल्थ ऑफ नेशन है। ओके, तो ये 2-3 क्वेश्चन एक में ही कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए ये आ गई है ना कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? तो ये किसकी है? एडम स्मिथ की। ये कब रिलीज़ हुई थी, कब उन्होंने लिखी थी? 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकाई 3rd से है, ये 12th क्लास। चलिए अभी तक 2 इकाई हम पढ़ चुके हैं, ये 3rd यूनिट है। उत्पादन और लागत। उत्पादन और लागत 1 और 2 3 अंक के प्रश्न आपके ये जो हैं। फर्स्ट है उत्पादन लागत क्या है? उत्तर है एक फर्म को उत्पादन की एक निश्चित मात्रा निर्गम
को प्राप्त करने के लिए जो व्यय खर्च करना पड़ता है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन क्या होता है? किसी वस्तु या सेवा को अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया उत्पादन है। यह अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रक्रिया में आगतों उत्पादन में सहायक साधनों को निर्गत उत्पादन की मात्रा में परिवर्तित किया जाता है। लागत क्या कहलाती? उत्पादन की निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय लागत है। मतलब कि जो लागत हम लगाते हैं, वो जो भी व्यय करते हैं, वो लागत कहलाती है। लागत के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो लागत के प्रमुख प्रकार हैं कुल लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत, औसत लागत, मौद्रिक लागत, अवसर लागत इत्यादि। कुल लागत क्या होती है? उत्पादन की निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए उत्पादक या फर्म को जो कुल व्यय करना पड़ता है उसे कुल लागत कहते हैं। मतलब उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जितना भी आपका व्यय हुआ है वो कुल लागत कहलाती है। कुल लागत का सूत्र क्या है? कुल लागत TC = स्थिर लागत FC प्लस परिवर्तनशील लागत, इसको बोलते हैं VC। ओके। स्थिर लागत क्या है? उत्पादन के स्थिर साधनों के लिए किया गया व्यय स्थिर लागत है। ये अल्पकाल में शून्य नहीं होती है। जैसे भूमि, भवन, बड़ी मशीनें आदि पर किया गया व्यय स्थिर लागत कहलाती है। जैसे भूमि पर हमने व्यय किया तो ये क्या होगी? हमारी स्थिर लागत होगी, क्योंकि भूमि का कभी ख़त्म नहीं होती है, तो इसलिए ये स्थिर लागत है। ये लागतें अल्पकाल में घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती हैं। स्थिर लागत के अन्य नाम पूरक लागतें, सामान्य लागतें और पूरक लागतें, अप्रत्यक्ष लागतें हैं। स्थिर लागतों को अप्रत्यक्ष लागतें क्यों कहते हैं? स्थिर लागतों को अप्रत्यक्ष लागतें कहते हैं क्योंकि उत्पादन की मात्रा इन लागतों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है। परिवर्तनशील लागतें क्या होती हैं? ये कुल लागत का ही एक भाग है। ये लागतें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन बढ़ने घटने के अनुरूप घटती बढ़ती हैं। ये उत्पादन बंद होने पर शून्य हो सकती हैं। इसके अन्य नाम प्रमुख लागतें प्रत्यक्ष लागतें हैं। जैसे स्थिर परिवर्तनशील लागतों में अंतर क्या है? स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें। तो देखिए, स्थिर लागतें जो होती हैं ये शून्य नहीं होती हैं कभी, लेकिन परिवर्तनशील लागतें जो होती हैं उत्पादन बंद होने पर शून्य हो सकती हैं। स्थिर लागतें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव नहीं, और परिवर्तनशील लागतों में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के अनुरूप कमी या वृद्धि हो सकती है। थर्ड है इसका स्थिर लागत का, इसका संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से है, और इसका परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तनशील साधनों से है। जैसे कुल लागत, परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागत, कुल लागत माइनस परिवर्तनशील लागतें = स्थिर लागत। ओके। और इसका जो वो बनेगा फॉर्मूला है कुल लागत माइनस स्थिर लागत = परिवर्तनशील लागतें। ओके। अवसर लागत क्या है? किसी कार्य के चयन में सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक अवसर के त्याग का मूल्य अवसर लागत है। मुद्रा के रूप में इसे हस्तांतरण आय कहते हैं। कुल लागत क्या है? कुल उत्पादन क्या है? किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादन के विभिन्न साधनों कारकों के संयुक्त प्रयास के परिणाम रूप उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा कुल उत्पादन कहलाती है। कुल उत्पादन TP = औसत उत्पाद इंटू साधन की इकाइयाँ, या सीमांत उत्पादों का योग इंटू साधन की इकाइयाँ। ये इससे हमारा क्या है? कुल उत्पाद निकाला जा सकता है। औसत उत्पाद क्या है? तो कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देने पर औसत उत्पाद AP प्राप्त होता है। इसे प्रति इकाई उत्पाद भी कहते हैं। सीमांत उत्पाद क्या है? किसी परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को सीमांत उत्पाद कहते हैं। क्या सीमांत उत्पाद क्या कहलाता है? कि किसी भी परिवर्तनशील साधन जो है इकाई का प्रयोग हमने कुल उत्पादन में होने वाले अतिरिक्त वृद्धि को, है ना, अतिरिक्त जो वृद्धि हो रही है वो क्या कहलाएगा? हमारा सीमांत उत्पाद कहलाएगा। MP = TP n + 1 - TP। सीमांत लागत क्या है? MC
अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए लगाई गई लागत सीमांत लागत होती है। उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अर्थ लिखिए। इस नियम के अनुसार अल्पकाल में परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पाद प्रारंभ में बढ़ता है और निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद यह गिरने लगता है। ये क्या कहलाता है? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। मतलब कोई भी चीज़ है धीरे धीरे वह अपनी एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है, मतलब सबसे उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचती है और फिर उसके बाद वह नीचे धीरे धीरे स्तर से अपने नीचे गिरने लगती है। तो ये क्या कहलाता है? उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। पैमाने के प्रतिफल। जब उत्पादन के सभी साधनों के अनुपात में एक समान वृद्धि करने पर उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि या अनुपात से अधिक वृद्धि या अनुपात से कम वृद्धि हो तब उसे पैमाने के प्रतिकूल प्रतिफल कहते हैं। यह अवधारणा दीर्घकाल पर आधारित होती है। मतलब पैमाने के प्रतिफल क्या होता है कि कोई भी जब हम संसाधनों का उत्पादन कर रहे हैं तो वह उत्पादन जो हो रहा है उस उत्पादन में अनुपात में या तो वृद्धि होगी या फिर कम वृद्धि होगी, है ना। तो उनमें वृद्धि होना या कम वृद्धि होना ये क्या हुआ? पैमाने के प्रतिफल हुए। तो ये है दीर्घकाल की अवधारणा होती है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल से क्या आशय है? तो अल्पकाल में किसी फर्म के कारक साधन दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्थिर कारक, परिवर्ती कारक। दीर्घकाल में स्थिर परिवर्ती का अंतर समाप्त हो जाता है, क्यों? कोई भी स्थिर कारक नहीं होता है, सभी कारक परिवर्ती कारक होते हैं। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों, साधनों या कारकों तथा उत्पादित निर्गतों के बीच तकनीकी एवं फलनात्मक संबंध को बताता है। ये क्या कहलाता है? उत्पादन फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र परिवर्ती अनुपात के नियम के लागू होने के कारण यू आकार का होता है। इस नियम के अनुसार आरंभ में परिवर्ती कारक के सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। जैसे जैसे कारक के प्रयोग में वृद्धि होती है, एक निश्चित बिंदु के बाद सीमांत उत्पाद में कमी एवं सीमांत लागत में वृद्धि होने लगती है। अतः अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का होता है। मतलब एक पहले क्या होता है? उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद धीरे धीरे वहाँ से नीचे की ओर गिरने लगता है। तो ये क्या है? एक यू टाइप की ऐसी वेव बनती है जिसे हम बोलते हैं कि अल्पकालीन सीमांत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समझाइए। जब उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर एवं एक या दो साधनों को परिवर्तनशील रखा जाए तो परिवर्ती साधनों सहित इस उत्पादन फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। जब उत्पादन के सभी साधन दीर्घकाल में परिवर्ती हो तब ऐसे उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता लागू होने के कारण लिखिए। तो उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण है, यदि कोई साधन ऐसा हो जिसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटना संभव ना हो तब बड़ी इकाई का प्रयोग करना पड़ता है। साधन आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग होने के कारण लागतें बढ़ती हैं और उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने लगता है। साधनों की अविभाज्यता। उत्पादन के साधन एक निश्चित सीमा तक हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। साधनों का परस्पर पूर्ण स्थापन न होना। उत्पादन के कुछ साधन स्थिर एवं एक या दो साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब परिवर्ती साधन को स्थिर साधनों की कम से कम मात्रा के साथ कार्य करना पड़ता है तब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। उत्पत्ति ह्रास का मतलब है कि कब हमारा जो उत्पादन है वो गिरने लगता है। तो उसके ये कुछ कारण हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, एक अंक के प्रश्नोत्तर हेतु। स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती। जो स्थिर लागत होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकती। एक फर्म का उत्पादन फलन आगतों और निर्गतों में संबंध को बताता है। ओके, उत्पादन के 5 संसाधन होते हैं। पहला भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, उद्यम और संगठन। ओके,
ये पूर्ण उत्पादन के 5 साधन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औसत संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति क्या है? तो औसत संप्राप्ति है इज इक्वल टू कुल आगम अपॉन मात्रा। औसत आगम संप्राप्ति को कीमत भी कहा जाता है। परिवर्तनशील लागतें शून्य हो सकती हैं। अवसर लागत को परिवर्तनशील लागतें शून्य हो सकती हैं, लेकिन स्थिर लागतें शून्य नहीं हो सकती हैं। अवसर लागत को आर्थिक लागत नहीं कहते हैं, यह हस्तांतरण आय होती है। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक मैंने 40 पेज में से आपको 14 पेज आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 14 के आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसके आगे का बनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक इस वीडियो को आप बच्चों तक भेज सकते हैं या जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।